हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के चैप्टर 20 को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भविष्य की रणनीति पर जो बहस हुई थी, जिसमें कि द्विस्तरीय बहस प्रारंभ हुई थी, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर कवर किए गए हैं उसके प्लेलिस्ट बने हुए हैं और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी मिल जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी के उपरांत में राष्ट्रवादियों के बीच में भविष्य की रणनीति के संबंध में द्विस्तरीय बहस प्रारंभ हुई। पहला, निकट भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति कैसी हो, और दूसरा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत होने वाले 1937 के आगामी प्रांतीय चुनावों में सत्ता में भागीदारी के प्रश्न पर किस रणनीति का अनुगमन किया जाए। तो ये दो बहस प्रारंभ हुई। प्रथम चरण की बहस में 3 अवधारणाएं सामने आईं। कौन कौन सी? पहली जो 2 अवधारणा थी वो परंपरागत प्रतिक्रियावादी अवधारणा था। नीचे समझेंगे कौन कौन सी अवधारणा थी। पहली परंपरागत अवधारणा में कौन कौन सी अवधारणाएं थी, जबकि जो तीसरी अवधारणा थी उसमें कांग्रेस में सशक्त वामपंथी विचारों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। जो 3 अवधारणाएं सामने आई थी उनमें से पहली जो 2 अवधारणा थी वो परंपरागत प्रतिक्रियावादी अवधारणाएं थी, जबकि जो तीसरी अवधारणा थी वो कांग्रेस में सशक्त वामपंथी विचारों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये तीनों अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा के अनुसार गांधीवाद की तर्ज पर रचनात्मक कार्य प्रारंभ किया जाए। दूसरी अवधारणा के अनुसार एक बार पुनः संवैधानिक तौर तरीकों से संघर्ष प्रारंभ करना चाहिए। इस मत के समर्थक 1934 के भावी केंद्रीय विधानसभा के लिए होने वाले चुनावों में भाग लेने का भी समर्थन कर रहे थे। जो ये मत था, दूसरी अवधारणा पहली अवधारणा, ये एक बार संवैधानिक तौर तरीकों से संघर्ष प्रारंभ करना चाहते थे, और इस मत के जो भी समर्थक थे वो 1934 के प्रभावी केंद्रीय विधानसभा के लिए होने वाले चुनावों में भाग लेने का भी समर्थन कर रहे थे। इस मत के समर्थकों में आसफ अली, सत्यमूर्ति, डॉक्टर M.A. अंसारी, भूलाभाई देसाई और B.C. राय प्रमुख थे। इनके समर्थकों में आसफ अली, सत्यमूर्ति, डॉक्टर M.A. अंसारी, भूलाभाई देसाई और B.C. राय थे। इन सभी का मत था कि राजनीतिक निराशा के इस दौर में, जबकि कांग्रेस जन आंदोलन जारी रखने की अवस्था में नहीं है, उसे चुनावों में भाग लेकर के विधानमंडल में प्रवेश करना चाहिए और राजनीतिक संघर्ष जारी रखना चाहिए, जिससे कि जनता का मनोबल गिरने ना पाए। इसलिए राजनीतिक निराशा के इस दौर में कांग्रेस जन आंदोलन जारी रखने की अवस्था में नहीं है। उसे क्या करना था? चुनावों में भाग लेकर के विधानमंडल में प्रवेश करना चाहिए और राजनीतिक संघर्ष जारी रखना चाहिए, जिससे कि जनता का मनोबल गिरने ना पाए। और इन सभी का मत था कि चुनाव में भाग लेने का तात्पर्य ये नहीं है कि वे केवल संवैधानिक राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब एक अन्य राजनीतिक मोर्चा प्रारंभ करना है। इस नए राजनीतिक मोर्चे से कांग्रेस मजबूत होगी, जनता में उसका प्रभाव बढ़ेगा और जनता अगले दौर के आंदोलन के लिए तैयार हो सकेगी। और मत था इनका कि विधानमंडल में कांग्रेस की उपस्थिति उसे नए राजनीतिक संघर्ष के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करेगी। तो ये जो 2 अवधारणा थी वो परंपरागत प्रतिक्रियावादी अवधारणाएं थी, जबकि जो तीसरी अवधारणा थी इसका समर्थन कांग्रेस का सशक्त वामपंथी विचारों का समर्थन दल कर रहा था, जिसका नेतृत्व नेहरू के हाथों में था। ये गुट सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेकर उसके स्थान पर रचनात्मक कार्य प्रारंभ करने और विधानमंडल में भागीदारी, दोनों मतों का विरोध था। ये जो गुट था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेकर के उसके स्थान पर रचनात्मक कार्य शुरू करना और विधानमंडल में भागीदारी, इन दोनों मतों का विरोध कर रहा था। इनका मत था कि ये दोनों ही तरीके जन आंदोलन को उसके पथ से क्या करेगी? विमुख कर देंगे और उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के मुख्य मुद्दे से जनता का ध्यान दूसरी ओर मोड़ देंगे। ये जन आंदोलन को जारी रखने के पक्षधर थे। इनका मानना था कि आर्थिक संकट का ये जो दौर है ये क्रांतिकारी आंदोलन का उचित समय है और जनता संघर्ष के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नेहरू का क्या विचार था? नेहरू ने कहा कि न केवल भारतीय जनता बल्कि पूरे विश्व की जनता के सम्मुख इस समय मुख्य लक्ष्य पूंजीवाद का समूल उन्मूलन और समाजवाद की स्थापना है।
नेहरू के विचार से सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, रचनात्मक कार्य प्रारंभ करना और संसद में भागीदारी करना ये एक प्रकार की आध्यात्मिक पराजय, आदर्शों का समर्पण तथा क्रांतिकारी पथ का परित्याग कर सुधारवादी पथ को अपनाने जैसा था। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज के वर्गीय चरित्र की वास्तविकता और वर्ग संघर्ष की महत्ता को स्वीकार करते हुए समाज के स्वार्थपरक तत्वों को जनसाधारण के हितों की ओर मोड़ा जाना चाहिए। जमींदारों और पूंजीपतियों के विरुद्ध मजदूर और किसानों के संघर्ष और उनकी मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। उन्होंने ये तर्क दिया कि मजदूर और किसान को वर्गीय आधार पर संगठित किया जाए, मजदूरों को और किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित किया जाए, जिससे कि कांग्रेस इन संगठनों की गतिविधियों और नीतियों को निर्देशित कर सके। नेहरू का मानना था कि वर्ग संघर्ष के अभाव में वास्तविक साम्राज्यवाद विरोध आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। नेहरू का मानना था कि वर्ग संघर्ष के अभाव में वास्तविक साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। नेहरू के द्वारा संघर्ष समझौता संघर्ष की राजनीति का विरोध था। नेहरू के द्वारा संघर्ष समझौता संघर्ष की रणनीति का विरोध। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक बड़े तबके का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध पहले संवैधानिक तरीके से जबरदस्त संघर्ष प्रारंभ करके आंदोलन अचानक वापस लिया जाए, फिर सरकार की सुधारवादी कदमों में समझौता कर पुनः समय आने पर संघर्ष प्रारंभ कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले तीव्र संघर्ष के बाद संघर्ष के सुप्तावस्था में आने पर जन सामान्य को अपना सामर्थ्य बढ़ाने का मौका मिलेगा और सरकार को क्या होगा, राष्ट्रवादी मांगों का प्रत्युत्तर देने का अवसर दिया जा सकेगा। जन सामान्य को अनिश्चितकालीन बलिदान की रणनीति नहीं अपनानी चाहिए, लेकिन यदि सरकार ने राष्ट्रवादी मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो जनसाधारण को पूरे सामर्थ्य से पुनः संघर्ष प्रारंभ कर देना चाहिए। इसे ही संघर्ष समझौता संघर्ष की रणनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्ष समझौता संघर्ष की रणनीति। ये नेहरू के द्वारा संघर्ष समझौता संघर्ष की रणनीति का विरोध था। नेहरू संघर्ष समझौता संघर्ष की इस रणनीति से असहमत थे। उन्होंने तर्क दिया कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के कार्य को तय किए जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस अवस्था में पहुंच गया है जहां हमें औपनिवेशिक सत्ता से तब तक संघर्ष करते रहना होगा जब तक कि हम उसे पूर्ण रूपेण उखाड़ फेंकने में सफल न हो जाएं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि कांग्रेस को निरंतर संघर्ष की नीति का पालन करना चाहिए और उसे साम्राज्यवादी ढांचे से सहयोग एवं समझौते के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को चेताया कि अत्यंत शक्तिशाली औपनिवेशिक सत्ता को आने की ताकत द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सतत संघर्ष अपरिहार्य है। उन्होंने संघर्ष समझौता संघर्ष की रणनीति का विरोध करते हुए उसके स्थान पर संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किया। क्या किया? संघर्ष समझौता संघर्ष रणनीति का विरोध करके उसके स्थान पर संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किया। सत्ता में भागीदारी पर सहमति। इस समय भारतीय राष्ट्रवादी जहां एक ओर असमंजस की स्थिति में थे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत ये मान करके चल रही थी कि कांग्रेस में सूरत विभाजन की तरह शीघ्र ही एक और विभाजन होना लगभग तय है। लेकिन इस अवसर पर गांधी जी ने दूरदर्शितापूर्ण नीति अपना करके कांग्रेस को विभाजित होने से बचा लिया, ये जानते हुए भी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रमुख और एकमात्र तरीका सत्याग्रह ही है। उन्होंने काउंसिल में भागीदारी के समर्थकों की मांगें स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि संसदीय राजनीति से स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती है, किंतु वे सभी कांग्रेस जन जो न तो स्वयं को कांग्रेस जन जो कि न स्वयं तो रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं और न ही सत्याग्रह में भाग ले सकते हैं, वे सभी संसदीय राजनीति के माध्यम से स्वयं को सक्रिय बनाए रख सकते हैं, बशर्ते कि वे संविधानवादी या फिर सुविधावादी न बन जाएं।
साथ ही गांधी जी ने वामपंथियों को आश्वस्त करते हुए भी कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना आवश्यक एवं तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में उचित कदम था, लेकिन इसका तात्पर्य राजनीतिक अवसरवादिता के सम्मुख समर्पण या फिर साम्राज्यवाद से समझौता नहीं है। मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन पटना में हुआ, जहां पे चुनाव में भाग लेने के लिए एक संसदीय बोर्ड का गठन किया गया। गांधी जी ने महसूस किया कि कांग्रेस में उभर रही सबसे सशक्त धारा से वो कट से गए हैं। वे जानते थे कि बुद्धिजीवी वर्ग का एक बड़ा तबका जो है वो संसदीय राजनीति के पक्ष पे है, जबकि वे मौलिक तौर पर संसदीय राजनीति के विरोध थे। बुद्धिजीवी वर्ग का दूसरा खेमा गांधी जी के रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा कातने इत्यादि से असहमत था। जो दूसरा खेमा था बुद्धिजीवी का, वो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों से जैसे कि चरखा काटने से असहमत था, जिससे कि गांधी जी राष्ट्र का दूसरा हृदय कहते थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में समाजवादी गुट भी गांधी जी की नीतियों से असहमत था। इसी कारण 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया 1934 में, और कहा कि वे कांग्रेस एवं उसमें उभरती नई विचारधारा पर नैतिक दबाव डालकर उसे रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये उनके अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत है। नेहरू और समाजवादियों ने भी राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा। कांग्रेस के विरोधियों का मत था कि नेहरू एवं समाजवादियों के द्वारा कांग्रेस में किए जा रहे मौलिक परिवर्तनों से कांग्रेस विभाजित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेहरू और समाजवादियों ने इस खतरे को भांपकर अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली। उनका मत था कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले उपनिवेशी शासन को समाप्त करना जरूरी है और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में कांग्रेस का सहयोग करना भी आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस ही भारतीयों का एकमात्र प्रमुख संगठन है। नेहरू और समाजवादियों का तर्क था कि वैचारिक या फिर राजनीतिक शुद्धिकरण के नाम पर कांग्रेस से त्यागपत्र देने या फिर उससे नाता तोड़ने के बजाय कांग्रेस में रह करके उसे जुझारू चरित्र प्रदान करना कहीं ज़्यादा आवश्यक है। दक्षिणपंथियों ने भी इस मामले पर सही रणनीति अपनाई। नवंबर 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने प्रशंसनीय प्रदर्शन करते हुए भारतीयों के लिए आरक्षित 75 सीटों में से 45 सीटें जीत ली। इसके बाद बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। अधिनियम के पारित होने की परिस्थितियां क्या रही? 1919 में मॉन्टफोर्ड सुधारों को कांग्रेस ने असंतोषजनक, अपर्याप्त और निराशाजनक कहा। इसने दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का बहिष्कार शामिल था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक थे स्वराज दल की भूमिका। 1919 के सुधारों के प्रति असंतोष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उदारवादी जो लंबे समय तक सरकार के साथ में सहयोग की नीति के पक्षधर थे, इन सुधारों को अपर्याप्त और असंतोष मानने लगे थे इन सुधारों को। इसके बाद स्वराज दल ने इन सुधारों के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दल के गठन का तो उद्देश्य ही इनके विरोध से जुड़ा हुआ था। उद्देश्य ये था कि विधानमंडलों में प्रवेश कर इन सुधारों और उनके संबद्ध किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया को अवरुद्ध किया जाए। 1923 के चुनावों में इस दल को मिली प्रचंड सफलता के लाभ को स्वराज्यों ने विधेयक एवं सरकारी कार्यों के विरोध की ओर मोड़ दिया। और क्या कारक थे? साइमन कमीशन की भूमिका। 1927 में सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति कर अप्रत्यक्ष रूप से ये स्वीकार कर लिया था कि मॉन्टफोर्ड सुधार असफल रहे हैं। दूसरी ओर 1923 के चुनावों में कांग्रेस को मिली सफलता से भी सरकार भयातुर थी। एक और तर्क ये था कि लंदन लॉर्ड बिरकनहेड भी कमीशन के गठन का श्रेय आगामी उदारवादी सरकार को नहीं देना चाहती थी। लंदन के लॉर्ड बिरकनहेड भी कमीशन के गठन का श्रेय आगामी उदारवादी सरकार को नहीं देना चाहती थी।
कमीशन की रिपोर्ट में जो संस्तुतियाँ थी वे अप्रत्यक्ष रूप से मोनफोर्ड सुधारों की कमियों और कुछ अन्य सुधारों की आवश्यकताओं को रेखांकित कर रही थी। नेहरू रिपोर्ट ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की भरपूर आलोचना की और उसके स्थान पर अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की मांग की। इसने संपूर्ण भारत के लिए एक एकीकृत संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की जिससे केंद्र और सभी प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता मिल सके। लॉर्ड इरविन की डोमिनियन स्टेट से संबद्ध घोषणा। क्या कारक थे? लॉर्ड इरविन की डोमिनियन स्टेट से संबद्ध घोषणा, जो कि अक्टूबर 1929 में वायसराय ने रैमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में सत्ताधारी श्रमिक सरकार से विचार विमर्श के बाद ये घोषणा की कि भारत में सुधारों का चरमोत्कर्ष डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त उसने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन में समीक्षा किए जाने की घोषणा भी की। गोलमेज सम्मेलन की क्या भूमिका थी? 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक विकास के मुद्दे पर विचार विमर्श करना था और आगे की रणनीति तय करना था। लेकिन इन सम्मेलनों में कोई भी विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और तत्कालीन अन्य परिस्थितियां क्या क्या रही थी? 1932-33 के राष्ट्रीय आंदोलन को वैसे तो सरकार दमन का सहारा लेकर दबाने में सफल हो गई थी, लेकिन उसे ये एहसास हो गया था कि दमन की नीति के द्वारा राष्ट्रवादी भावनाओं को ज़्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता है। आगामी समय में किसी भी आंदोलन के जन्म लेने की संभावना को खत्म करने के लिए सरकार राष्ट्रीय आंदोलन को स्थायी रूप से दुर्बल करने पर विचार करने लगी। उसने कांग्रेस को विभक्त करने की योजना बनाई। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने 1935 का भारत शासन अधिनियम प्रस्तुत किया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि संवैधानिक सुधारों के इस अधिनियम से कांग्रेस के एक खेमे को संतुष्ट एवं औपनिवेशिक प्रशासन में समाहित कर लिया जाएगा और राष्ट्रवादी आंदोलन की बची हुई शक्ति को दमन से समाप्त कर दिया जाएगा। अपनी इन्हीं नीतियों को वास्तविकता का जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया, ब्रिटिश संसद ने। और ये नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की अनुपस्थिति में संपन्न हुआ था, लेकिन विलिंगटन के अत्याचारों और आतंकवादी नीतियों के कारण सम्मेलन में कोई भी सर्वसम्मत निर्णय नहीं लिया जा सका। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में पारित किया था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे एक अखिल भारतीय संघ। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों और सभी प्रांतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों का शामिल होना तो अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों का शामिल होना वैकल्पिक था। इसके लिए 2 शर्तें थी। पहला, रियासत के प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें संघ में शामिल ना हो। दूसरा, रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली रियासतें संघ में शामिल ना हो। जिन शर्तों पर इन सभी रियासतों को संघ में शामिल होना था, उनका उल्लेख एक पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में किया जाना था। चूँकि ये नहीं हो सका, इसलिए ये संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया और 1946 तक केंद्र सरकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही चलती रही। और क्या प्रावधान था इसका? संघीय व्यवस्था, कार्यपालिका। गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था। प्रशासन के विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया, सुरक्षित एवं हस्तांतरित। सुरक्षित विषयों में विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र और धार्मिक मामले थे, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषदों की सलाह पर करना था। कार्यकारी परिषद केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।
और हस्तांतरित विषयों में वे सभी अन्य विषय शामिल थे जो कि सुरक्षित विषयों में शामिल नहीं था। हस्तांतरित विषय में वो सारे ही विषय शामिल थे जो कि सुरक्षित में नहीं थे, जो कि सुरक्षित वाले में नहीं था। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को उन मंत्रियों की सलाह से करना था जिनका निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया गया था। ये मंत्री केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उन्हें त्यागपत्र देना अनिवार्य था। देश की वित्तीय स्थिरता, भारतीय साख की रक्षा, भारत या फिर उसके किसी भी भाग में शांति की रक्षा, अल्पसंख्यकों, सरकारी सेवकों और उनके आश्रितों की रक्षा, अंग्रेजी तथा बर्मी माल के विरुद्ध किसी भेदभाव से उसकी रक्षा, भारतीय राजाओं के हितों और सम्मान की रक्षा और अपनी निजी विवेकाधीन शक्तियों की रक्षा इत्यादि के संबंध में गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार था। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के बाद बात करते हैं व्यवस्थापिका के बारे में। तो संघीय विधानमंडल यानी व्यवस्थापिका द्विसदनीय होना था, जिसमें कि राज्य परिषद यानी उच्च सदन और संघीय सभा यानी निम्न सदन थी। राज्य परिषद एक स्थायी सदन था जिसके 1/3 सदस्य हर 3 साल के बाद चुने जाने थे। इसकी अधिकतम संख्या 260 होनी थी, जिसमें से 156 प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकतम 104 रियासतों के प्रतिनिधि थे। 156 प्रांतों के और 104 रियासतों के, जिन्हें संबद्ध राजाओं को मनोनीत करना था। संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होना था। इसके सदस्यों में से 250 प्रांतों के और अधिकाधिक 125 सदस्य रियासतों के होने थे। रियासतों के सदस्य संबद्ध राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाने थे, जबकि ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों के द्वारा चुने जाने थे। ये एक अत्यंत विचित्र व्यवस्था थी और साधारण प्रचलन के विपरीत थी कि उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव जो है वो सीधे मतदाताओं के द्वारा किया जाए और निम्न सदन जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो। ये एक अत्यंत विचित्र व्यवस्था थी। इसी प्रकार राजाओं को उच्च सदन के 40% और निम्न सदन के 33% सदस्य मनोनीत कर रहे थे। समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सभा के सदस्य मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे, लेकिन राज्य परिषद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था, जबकि संघीय सभा के सदस्य में विरुद्ध संसद के मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे। धर्म आधारित एवं जाति आधारित निर्वाचन व्यवस्था को आगे भी जारी रखे देने की व्यवस्था की गई। संघीय बजट का 80% भाग ऐसा था जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था। गवर्नर जनरल के अधिकार अत्यंत विस्तृत थे। वो अनुदान मांगों में कटौती कर सकता था। गवर्नर जनरल विधान परिषद द्वारा अस्वीकार किए गए विधेयक का अनुमोदन कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, किसी विधेयक के संबंध में अपने निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग कर सकता था और दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था। तो गवर्नर जनरल के अधिकार जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांत को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता एवं पृथक विधिक पहचान बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के अलग मान वाले आदेशों से मुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार वे प्रत्यक्ष और सीधे तौर पर महामहिम ताज यानी क्राउन के अधीन आ गए। प्रांतों को स्वतंत्र आर्थिक शक्तियाँ एवं संसाधन दिए गए। प्रांतीय सरकारें अपने स्वयं की साख पर धन उधार ले सकती थी। कार्यपालिका, गवर्नर प्रांत में ताज का मनोनीत प्रतिनिधि होता था, जो कि महामहिम ताज की ओर से समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता था। गवर्नर को अल्पसंख्यकों, लोक सेवकों के अधिकार, कानून एवं व्यवस्था, ब्रिटेन के व्यापारिक हितों तथा देशी रियासतों इत्यादि के संबंध में विशेष शक्तियाँ प्राप्त थी गवर्नर को। यदि गवर्नर ये अनुभव करे कि प्रांत का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा रहा है, तो शासन का संपूर्ण भार वो अपने हाथों में ले सकता था। व्यवस्थापिका कैसे रही? तो सांप्रदायिक और अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया व्यवस्थापिका में।
अधिनियम के मतदाता मंडलों का निर्धारण सांप्रदायिक निर्णय और पुनः समझौते के अनुसार किया गया। प्रांतीय विधान मंडलों का आकार और रचना विभिन्न प्रांतों में अलग अलग थी। अधिकांश प्रांतों में ये एक सदनीय और कुछ प्रांतों में ये द्विसदनीय थी। द्विसदनीय व्यवस्था में उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा थी। सभी सदनों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। मताधिकार में वृद्धि की गई। पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। सभी प्रांतीय विषयों का संचालन मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। ये सभी मंत्री एक प्रमुख के अधीन कार्य करते थे, यानी मुख्यमंत्री के। मंत्री अपने विभाग के कार्यों के प्रति जवाबदेही थे और व्यवस्थापिका में उनके विरुद्ध मतदान कर उन्हें हटाया जा सकता था। प्रांतीय व्यवस्थापिका प्रांतीय तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती थी। अभी भी बजट का 40% हिस्सा मताधिकार से बाहर था। गवर्नर विधेयक लौटा सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था और सरकारी कानून पर रोक लगा सकता था। 1935 के अधिनियम की अन्य धाराएं क्या क्या थी? संघीय न्यायालय की स्थापना। नया संविधान अनम्य था, रिजिड था। इसमें संशोधन करने की शक्ति केवल अंग्रेजी संसद को ही था। भारतीय विधानमंडल केवल उनमें संशोधन का प्रस्ताव कर सकता था। एक केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रख दिया गया। ये 1935 अधिनियम की अन्य धाराएं थी। अब इस अधिनियम को समझते हैं, इसका मूल्यांकन। गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए विशेष संरक्षण एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व से अधिनियम के वास्तविक क्रियान्वयन में रुकावटें आईं। क्या क्या रुकावटें आईं? प्रांतों में भी गवर्नर को असीमित अधिकार थे। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था ने कालांतर में सांप्रदायिकता को उभार। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था ने कालांतर में सांप्रदायिकता को उभारा और अंततः इसकी दुखद परिणति 1947 के भारत के विभाजन के रूप में हुई। इस अधिनियम ने एक रिजिड संविधान प्रस्तुत किया जिसमें कि आंतरिक विकास की कोई भी संभावना नहीं थी। संविधान संशोधन की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित होना एक बड़ा दोष था। अधिनियम की संघीय व्यवस्था दोषपूर्ण थी। अधिनियम में जिस संघ के निर्माण की परिकल्पना की गई थी उसके प्रति न तो सरकार गंभीर थी और न ही इसके लिए कोई भी निश्चित प्रावधान किए गए थे। संघ में शामिल होने या फिर ना होने का निर्णय देशी रियासतों की मर्जी पर छोड़ दिया गया था। इसीलिए संघ निर्माण की अवधारणा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकी थी। इस अधिनियम ने केंद्र पर द्वैध शासन थोप दिया। जिस द्वैध शासन को साइमन कमीशन ने दोषपूर्ण बताया था उसी व्यवस्था को केंद्र पर थोप दिया गया। इससे भारत के राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की गई। प्रांतीय स्वायत्तता नाम मात्र की ही थी। तो ये सारी रुकावटें भी आईं। अंग्रेजी शासन की दीर्घकालिक रणनीति क्या थी? अंग्रेजी सरकार की 1935 से 1935 से 1939 की अवधि में अंग्रेजी सरकार ने जो भी दीर्घकालीन रणनीति तय की थी उनके मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। अंग्रेजी सरकार का मत था कि दमन एवं अस्थायी उपाय हैं। अंग्रेजी सरकार का ये मत था कि दमन एक अस्थायी उपाय है। लंबी अवधि के लिए दमन की रणनीति अपनाने पर कांग्रेस का एक बड़ा तबका संघर्ष के संवैधानिक तरीकों को छोड़कर हिंसा का रास्ता स्वीकार कर सकता है। इसीलिए दमन का मार्ग उचित नहीं है। उदारवादी तथा संवैधानिक नरमपंथी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन समर्थन खो चुके हैं, सुधारों के द्वारा सरकार की ओर आकर्षित हो गए। संवैधानिक तथा अन्य रियासतों द्वारा संवैधानिक संघर्ष में आस्था रखने वाले लोगों को सरकार के प्रति निष्ठावान बनाया जा सकेगा और जन आंदोलन की मुख्य धारा से पृथक किया जा सकेगा। एक बार सत्ता के स्वाद को चख लेने के बाद कांग्रेसी संघर्ष और बलिदान की राजनीति में वापस नहीं लौटेंगे। सुधारों के सवाल पर कांग्रेस विभाजित हो जाएगी तथा कांग्रेस में वामपंथियों तथा संविधानवादियों और दक्षिणपंथियों में संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद
उदारवादियों को सुधारों से लुभा करके सरकार अपनी ओर कर लेगी और वामपंथियों को दमन से कुचल दिया जाएगा। आगे कुछ प्रमुख विचार हैं। आगे बढ़ने से पहले इस विचार को समझते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो का विचार था, जो कि वायसराय थे 1936 से 43 तक। भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का ये सर्वोत्तम तरीका है। किसका विचार है? लॉर्ड लिनलिथगो का। अगला विचार, हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक है किंतु इंजन का अभाव है। ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में ये विचार दिया था इन्होंने। भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करना उपनिवेशी शासन की ओर भारतीयों को आकृष्ट करने की चेष्टा है। ये विचार है B.R. टॉमलिंसन का। विचार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये। प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने से सशक्त प्रांतीय नेताओं का उदय होगा और धीरे धीरे प्रांत राजनीतिक शक्ति के स्वायत्त केंद्र बन जाएंगे। इससे कांग्रेस प्रांतीय स्तर पर सिमट कर रह जाएगी और कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व महत्वहीन तथा उपेक्षित हो जाएगा। राष्ट्रवादियों की क्या प्रतिक्रिया रही? 1935 के अधिनियम का सभी भारतीयों ने विरोध किया और कांग्रेस ने इसे एक स्वर से नामंजूर कर दिया। इन विचारों के स्थान पर कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाए जाने की मांग की। उसने मांग की कि अति शीघ्र एक संविधान सभा का गठन किया जाए और इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। किसने कहा? कांग्रेस ने। द्वितीय चरण की रणनीति पर बहस। पहले चरण की बहस को तो हमने सारा डिस्कस कर लिया। द्वितीय चरण की रणनीति पर क्या क्या बहस हुई? 1937 के प्रारंभ में भारतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई। 1937 के प्रारंभ में, और इसी के साथ ही सत्ता में भागीदारी के प्रश्न पर द्वितीय चरण की रणनीति पर बहस प्रारंभ हो गई। इस बात पर सभी राष्ट्रवादियों में आम सहमति थी कि 1935 के अधिनियम का पूरी तरह से विरोध किया जाए, लेकिन मुख्य प्रश्न ये था कि ऐसे समय में जबकि आंदोलन चलना असंभव है, इसका विरोध किस तरह से किया जाए। इस बात पर पूर्ण सहमति थी कि व्यापक आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम को आधार बना करके कांग्रेस को ये चुनाव लड़ने चाहिए। इससे जनता में क्या होगा? उपनिवेशी शासन के विरुद्ध चेतना का और प्रसार होगा। लेकिन चुनाव के बाद क्या किया जाएगा ये तय नहीं था। यदि चुनावों में कांग्रेसियों को प्रांतों में बहुमत मिला तो उसे सरकार बनानी चाहिए या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रवादियों के बीच में तीव्र मतभेद थे। इस मुद्दे पर बहस ने एक बार फिर से वामपंथियों और दक्षिणपंथियों के बीच उग्र रूप धारण कर लिया। मत में विभिन्नता क्या थी? क्या भिन्नता थी मत में? नेहरू सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सोशलिस्ट एवं साम्यवादी सत्ता में भागीदारी के खिलाफ थे। ये 1935 के अधिनियम का विरोध किए जाने के पक्ष में थे। इन्होंने तर्क दिया था कि सत्ता में भागीदारी करने का अर्थ 1935 के अधिनियम को स्वीकार करना और राष्ट्रवादियों के द्वारा स्वयं को दोषी ठहराना होगा। इसका तात्पर्य बिना अधिकार के उत्तरदायित्व स्वीकार करना होगा। इसके साथ ही इससे जन आंदोलन का क्रांतिकारी चरित्र समाप्त हो जाएगा और कांग्रेस संसदीय कार्यों में इस प्रकार से उलझ जाएगी कि साम्राज्यवादी शासन का एक अंग बनकर के रह जाएगा और स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक न्याय और गरीबी दूर करने का उसका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इस संबंध में इन्होंने ये रणनीति सुझाई कि संसद में घुस करके सरकारी कदमों का विरोध किया जाए और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाए कि जिससे कि 1935 के अधिनियम का अमल संभव ना हो सके। उनकी ये रणनीति पुराने स्वराज्यों की ही रणनीति थी। दीर्घकालीन रणनीति के तहत इन्होंने सुझाव दिया कि मजदूरों और किसानों का वर्गीय आधार पर संगठित किया जाए। इन संगठनों को कांग्रेस से संबद्ध किया जाए। इसके बाद कांग्रेस को समाजवादी राह पर के ला करके आंदोलन को फिर से प्रारंभ करने का प्रयत्न किया जाए। सत्ता में भागीदारी के समर्थक।
सत्ता में हिस्सेदार समर्थकों ने तर्क दिया कि वे 1935 के अधिनियम का विरोध करते हैं, लेकिन सत्ता में भागीदारी संसदीय संघर्ष का एक अल्पकालिक रणनीति है। वैसे तो इससे स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में संसदीय संघर्ष की रणनीति अपनाना ही श्रेयस्कर है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में संसदीय संघर्ष की राजनीति अपनाना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि हमारे पास जन आंदोलन का कोई भी और विकल्प नहीं है। तो इसलिए समय की आवश्यकता है कि जन राजनीति को संसदीय राजनीति, उसमें हो रही गतिविधियों और प्रांतों की सरकारों से संबद्ध किया जाए, जिससे कि आंदोलन के लिए उपयुक्त राजनीतिक वातावरण निर्मित किया जा सके। यहाँ पे चुनाव के सिद्धांत से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रणनीति की है। उन्होंने ये अवश्य स्वीकार किया कि इसके कई खतरे भी हैं और सत्ता में किसी भी पद को धारण करने वाला कांग्रेसी किसी गलत रास्ते पर भी जा सकता है, लेकिन हमें इन खतरों और बुराइयों से संघर्ष करना है, ना कि इनके डर से प्रशासन में भागीदारी का बहिष्कार करना है। हमें प्रशासन को स्वार्थपरक और अवसरवादी तत्वों के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। यदि कांग्रेस प्रांतों में सरकारों का गठन करने में सफल होती है, तो सीमित अधिकारों के बावजूद मंत्री रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। गांधी जी की क्या स्थिति थी? इन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सत्ता में भागीदारी का विरोध किया, लेकिन 1936 के प्रारंभ होने तक वो कांग्रेस को सरकार बनाने के अवसर देने के पक्ष में राजी हो गए थे। 1936 के प्रारंभ में लखनऊ अधिवेशन और 1937 के अंत में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने चुनावों में भाग लेने, प्रशासन में भागीदारी के विरोध को स्थगित करने और सत्ता में भागीदारी के मुद्दे पर चुनाव के बाद विचार करने का निर्णय लिया। इसके बाद डिस्कस करते हैं कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 1935 के भारत शासन अधिनियम को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। इस घोषणा पत्र में इसके अतिरिक्त उसने नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, कृषि के ढांचे में व्यापक परिवर्तन, भू राजस्व और लगान में उचित कमी, किसानों को कर्ज से राहत और मजदूरों को हड़ताल करने, विरोध प्रदर्शन करने और संगठन बनाने के अधिकार देने इत्यादि का वचन दिया। गांधी जी ने किसी भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया था। इसके बाद कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 स्थानों पर चुनाव लड़ा। असम, बंगाल, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़ करके शेष सभी प्रांतों में उसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और बंगाल, असम और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार का गठन किया। चुनावों में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने के कारण कांग्रेस की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई और नेहरू मानने लगे कि संघर्ष समझौता संघर्ष की रणनीति ही सही रणनीति है। आगे बढ़ने से पहले इस विचार को सारांश देख लेते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने जाना सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद प्रथम चरण की बहस हुई, जिसमें कि गांधी जी विचारधारा का अनुसरण करते हुए रचनात्मक कार्य, गांधीवादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए रचनात्मक कार्य, संवैधानिक संघर्ष और चुनावों में सहभागिता, रचनात्मक कार्यों को दरकिनार करना और संवैधानिक संघर्ष, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखना। इसके बाद हमने जाना भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें कि प्रस्तावित एक अखिल भारतीय संघ, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, प्रांतीय स्वायत्तता, विधान के लिए 3 सूचियाँ, केंद्रीय, प्रांतीय और संवर्ती सूची आई। केंद्र में प्रशासन के लिए विषयों का सुरक्षित और हस्तांतरित वर्ग में विभाजन हुआ। प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन। 1937 के प्रारंभ में प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए चुनाव संपन्न हुआ। कांग्रेस के द्वारा बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमोत्तर प्रांत में मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। इसके बाद दूसरी चरण के बहस में नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस, समाजवादी और साम्यवादियों ने सत्ता में भागीदारी करने का विरोध किया। वामपंथियों ने गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा।
गांधी ने प्रारंभ में सत्ता में भागीदारी का विरोध किया, लेकिन बाद में वो अनुमति दे दी उन्होंने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ और फैजपुर अधिवेशन 1937 में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रांतों में कांग्रेस शासन के बारे में डिस्कस करेंगे। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया। बाद में असम और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में भी उसने सरकार बनाई। गांधी जी की क्या सलाह थी? गांधी जी ने कांग्रेसियों को सलाह दिया कि सरकार में शामिल होने के मुद्दे को वो सहजता से ले, गंभीरता से नहीं ले। ये कांटों का ताज है, इससे कोई भी गौरव प्राप्त नहीं होगा। ये पद इसलिए स्वीकार किए गए हैं जिससे कि हम ये जान सके कि हम अपने राष्ट्रवादी लक्ष्य की ओर अपेक्षित गति से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। गांधी ने सलाह दिया कि 1935 के अधिनियम का उपयोग हुकूमत की उम्मीदों के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए और हुकूमत जिस रूप से चाहता है उस रूप से इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। कांग्रेस के द्वारा विभिन्न प्रांतों में सरकार के गठन से पूरा राष्ट्र पुलकित हो उठा। भारतीय ऐसा महसूस करने लगे थे कि मानो वो स्वयं के शासन में जी रहे हैं। सरकारों के गठन से कांग्रेस की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई और इससे ये बात भी रेखांकित हो गई कि न केवल जनता की विजय है बल्कि ये जनता की भलाई के लिए जनता के द्वारा उसके प्रतिनिधियों को सौंपा हुआ उत्तरदायित्व है। अब जनता के प्रतिनिधि राज्य की शक्तियों का प्रयोग अब जनता के जो प्रतिनिधि थे वो राज्य की शक्तियों का प्रयोग जनता के हित में करेंगे। लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों के अधिकार और वित्तीय संसाधन सीमित थे। वे अपने प्रशासन और साम्राज्यवादी स्वरूप को परिवर्तित नहीं कर सकते थे और वे किसी भी क्रांतिकारी युग का सूत्रपात भी नहीं कर सकते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के अधीन किए गए कौन कौन से कार्य थे? नागरिक स्वतंत्रता। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने नागरिक स्वतंत्रता की बहाली के लिए अनेक कदम उठाए। कौन कौन से कदम? 1932 में जन सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकारों को प्रदान किए गए सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए गए। हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे संगठन और पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं से प्रतिबंध हटा दिया गया। प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। सरकारी विज्ञापन के लिए जिन प्रेसों को काली सूची में डाल दिया गया था उनको उठा लिया गया। जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए और रद्द किए गए लाइसेंस फिर से बहाल कर दिए गए। और क्या क्या कदम उठाए गए? पुलिस के अधिकारों में कटौती कर दी गई। पुलिस द्वारा जनता के बीच दिए गए व्याख्यान को दर्ज करने और गुप्तचर पुलिस के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीछा किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। पुलिस के अधिकारों में कटौती कर दी गई। पुलिस के द्वारा जनता के बीच दिए गए व्याख्यान को दर्ज करने गुप्तचर जो हैं वो पुलिस के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीछा किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। और क्या क्या कदम उठाए गए? राजनीतिक बंदियों तथा जेल में बंद क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। राजनीतिक निर्वासन तथा नज़रबंदी से संबंधित सभी आदेश रद्द कर दिए गए। बम्बई में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई भूमि किसानों को वापस कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बर्खास्त अधिकारियों के पेंशन भत्ते फिर से प्रारंभ कर दिए गए। तो ये सारे कदम उठाए गए। गांधी जी ने कांग्रेस जनों से आग्रह किया कि वो ये सिद्ध करके दिखाएं कि वो पुलिस और सेना की अत्यल्प सहायता से शासन चला सकते हैं, वो सिद्ध करके दिखाएं। लेकिन नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में कांग्रेस मंत्रियों द्वारा किए गए कुछ कार्यों की आलोचना भी की गई। जुलाई 1937 में एक समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली को उत्तेजक भाषण देने के आरोप में मद्रास सरकार ने दंडित किया। इसी तरह अक्टूबर 1937 में एक समाजवादी कांग्रेसी नेता SS बाटलीवाला पर राजद्रोह भड़काने वाला भाषण देने का आरोप लगाया गया। इस कारण मद्रास सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें 6 महीने की सज़ा दी गई बाटीवाला को।
बाटलीवाला को। बम्बई के तत्कालीन गृह मंत्री एम मुंशी ने साम्यवादी और वामपंथी कांग्रेसियों पर नज़र रखने के लिए खुफिया विभाग का उपयोग किया। एम मुंशी ने कृषि सुधार, जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करके भी कांग्रेस ने कृषि ढांचे के कायाकल्प की कोशिश नहीं की। इनके कुछ प्रमुख कारण कौन कौन से थे? मंत्रिमंडलों के पास पर्याप्त अधिकार नहीं था। जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करके भी कांग्रेस ने कृषि ढांचे का जो कायाकल्प था उनको करने की कोशिश नहीं की। इसका कारण ये था कि मंत्रिमंडलों के पास में पर्याप्त अधिकार नहीं थे। इस कार्य के लिए उनके पास वित्तीय संसाधनों का घोर अभाव था, क्योंकि भारतीय राजस्व के अधिकांश जो भाग थे, जो हिस्से होते थे, उसका उपयोग भारत की केंद्रीय सरकार करती थी। इसलिए उनके पास अभाव था वित्तीय संसाधनों का। कांग्रेसी मंत्रिमंडल मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार केवल वायसराय या फिर गवर्नर के पास ही था। कांग्रेस मंत्रिमंडल जो थे वो मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये जो अधिकार था ये केवल वायसराय और गवर्नरों के ही पास था। विभिन्न वर्गों के बीच में सामंजस्य बैठाना एक अन्य प्रमुख समस्या थी। विभिन्न वर्गों के साथ में लेकर के चलाया जाने वाला आंदोलन तभी प्रगति कर सकता था जब विभिन्न प्रतिस्पर्धी हितों के बीच तालमेल बनाए रखा जा सके। और कारण थे उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए भारतीयों को एकजुट करने के लिए आपसी सामंजस्य अत्यंत आवश्यक था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के पास में ज़्यादा समय नहीं थे। 1938 के बाद यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगे। लगभग सभी कांग्रेस शासित राज्यों बम्बई, बिहार, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत में प्रतिक्रियावादी तत्वों वाला द्वितीय सदन मौजूद था, जिसे कि विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था। इसमें जमींदारों, भूस्वामियों, पूंजीपतियों और सूदखोरों का वर्चस्व था। इन परिषदों में कांग्रेस अल्पमत में थी, तो इसलिए किसी भी कानून को पास कराने के लिए सरकार को इन तत्वों से समझौता करना पड़ता था। कृषि का ढांचा अत्यंत जटिल और उलझा हुआ था, लेकिन इन अवरोधों के बाद भी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कृषि ढांचे में अनेक सुधार किए और अनेक विधानों का निर्माण किया। ये विधान भू सुधार, ऋणग्रस्तता से राहत, वनों में पशुओं को चराने की अनुमति, भू राजस्व की दरों में कमी और नजराना व बेगारी जैसे गैर कानूनी कार्यों को समाप्त करने इत्यादि से संबंधित थे। लेकिन ये सभी लाभ मुख्यतः बड़े काश्तकारों को ही प्राप्त हुए और उप काश्तकार इनके ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो सके। खेत मजदूरों पर भी इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। खेत के जो मजदूर थे उन पर भी इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। मजदूरों के प्रति क्या नज़रिया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल का रुख मजदूर समर्थक था। इनका आधारभूत दृष्टिकोण था मजदूरों के हितों की रक्षा और औद्योगिक शांति की स्थापना। इन्होंने हड़ताल को कम से कम आयोजन करने और हड़ताल पर जाने से पहले अनिवार्य मध्यस्थता की वकालत की। हड़ताल का कम से कम आयोजन करें और हड़ताल पर जाने से पहले अनिवार्य मध्यस्थता की वकालत की। मजदूरों और मालिकों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी मंत्रियों को मध्यस्थ बनाने की सलाह दी। इसके साथ ही इन्होंने श्रमिकों की माली हालत सुधारने और उनकी मजदूरी में वृद्धि करने का प्रयास भी किया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया, जहां तक संभव हो सका। इनके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस रणनीति को काफ़ी सफलता मिली, लेकिन बम्बई में ये उतनी सफल नहीं रही। इसके अतिरिक्त वामपंथी आलोचक भी इस व्यवस्था से उतने ही संतुष्ट नहीं थे। आंदोलनकारी मजदूरों के विरुद्ध उन्होंने धारा 144 का इस्तेमाल किया और कई अवसरों पर मजदूर नेताओं को गिरफ्तार भी किया। जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेस मंत्रिमंडलों के व्यवहार से अप्रसन्न थे, लेकिन अपनी अप्रसन्नता को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी भी व्यक्त नहीं किया। जनता के बीच उन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडलों का समर्थन किया और उनके कदमों को उचित बताया।
इसके अतिरिक्त गांधी जी भी उग्रवादी और हिंसक तरीके अपनाए जाने के विरुद्ध थे। उन्होंने जनसामान्य को राजनीतिक शिक्षा दिए जाने का प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस को अपना लोकप्रिय जनाधार नहीं खोना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस जनों से प्रशासन चलाने के लिए साम्राज्यवादी तौर तरीके न अपनाने की सलाह दी। समाज कल्याण संबंधी क्या क्या सुधार हुए? इन सुधारों में कुछ प्रावधान भी शामिल हैं, जैसे कुछ निश्चित क्षेत्रों में शराब निषेध कानून लागू कर दिया गया। हरिजनों के कल्याण के लिए अनेक उपाय लागू किए गए, जिनमें कि मंदिरों में प्रवेश, सामान्य नागरिक सुविधाओं का प्रयोग, छात्रवृत्तियाँ, पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इसकी संख्या में वृद्धि इत्यादि शामिल थे। कुछ निश्चित क्षेत्रों में शराब निषेध लागू कर दिया गया। प्राथमिक, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया और लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। और क्या क्या प्रावधान थे? अनुदान एवं अन्य तरीकों द्वारा खादी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। बंदी सुधार प्रारंभ किए गए। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। राष्ट्रीय योजना के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसने किया? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। कांग्रेस की अन्य संसदीय जन गतिविधियाँ क्या क्या रहीं? इन गतिविधियों में कुछ प्रयास भी शामिल हैं। कौन कौन से प्रयास? जैसे कि जन शिक्षा अभियान की स्थापना की गई। कांग्रेस पुलिस स्टेशनों एवं पंचायतों की स्थापना हुई। कांग्रेस लोक शिकायत समितियों की स्थापना हुई, जिसका कार्य लोक शिकायतों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। और राज्य के लोक आंदोलन। अब इस चैप्टर में इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा उसका मूल्यांकन करते हैं। वैसे तो 1939 के अंत तक कांग्रेसियों के बीच में सत्ता के लिए अवसरवादिता, आंतरिक कलह और जोड़ तोड़ के प्रयास जैसी बुराइयां परिलक्षित होने लगी थी, लेकिन फिर भी उनके संसदीय कार्यों ने उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की और जनता के बीच में उनके आधार को पुख्ता किया। कांग्रेस का 28 महीने का शासन निम्न कारणों से भी महत्वपूर्ण था। किन किन कारणों से? ये धारणा सिद्ध हो गई कि मौलिक सामाजिक संक्रमण के लिए भारतीय स्वशासन आवश्यक है। मंत्रिमंडलों ने भारतीयों के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। मंत्रिमंडलों ने सांप्रदायिकता को रोकने के सार्थक एवं सफल प्रयास किए। अंग्रेजी नौकरशाही के मनोबल में कमी आ गई। कांग्रेस के संसदीय कार्यों ने तब तक के विरोधी तत्वों पर अंकुश लगा दिया, जैसे जमींदारी इत्यादि। इस पे अंकुश लगा दिया गया। लोगों को एक ऐसा खाका खींचने में मदद मिली जैसे कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। मंत्रिमंडलों के प्रशासनिक कार्यों ने इस भ्रांति को तोड़ दिया कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं है। तो द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अब इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा उसका ये सारांश है। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? मंत्रियों अथवा पदाधिकारियों को गांधी जी का परामर्श था। क्या परामर्श था? पद का इस्तेमाल ब्रिटिश शासन के द्वारा निर्धारित या अपेक्षानुरूप नहीं होनी चाहिए। पद का लाभ न करें और उसे त्याग करने के लिए तैयार रहें। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के अधीन कार्य। नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली के लिए कदम उठाए गए। प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया। राजनीतिक कैदियों एवं क्रांतिकारियों को मुक्त किया। विभिन्न संगठनों, पुस्तकों एवं जर्नल्स से प्रतिबंध हटाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध अधिकारियों की पेंशन को फिर से शुरू किया गया। और इसके साथ ही ये दोनों चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। स्पेक्ट्रम के आगे भी चैप्टर जितने यूनिट्स हैं बचे हुए उनको भी हम लोग फटाफट से कवर करेंगे। और जो प्लेलिस्ट तैयार है वो आपके स्पेक्ट्रम के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।